नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परम सिविल क्लासेस पर। और अभी तक जहाँ तक हमने बात की है उससे आगे के प्रश्नों पर बात करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ रही है और जैसे-जैसे एग्ज़ाम डेट नज़दीक आएगी वैसे-वैसे आपकी बीपी बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपके काम बढ़ते चले जाएँगे। और उस पे आवश्यकता एक होती है कि आप कूल माइंड रहते हुए मतलब एक क्या नाम धैर्यपूर्वक रहते हुए एक रणनीतिक तरीके से आप अपना काम चालू रखें। और हम लोगों का जो अपना काम है वो आराम से करते रहेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक? तो आज का सत्र स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? सीधा सा प्रश्न है। ठीक? अगर इसकी बात की जाए तो जैसे जो भी आपके विकल्प दिए गए हैं 170, 69, 68 और 167। अगर अनुच्छेद 168 की बात करें तो उस राज्य की विधायिका के बारे में कहा गया है। इसके बारे में उस राज्य की विधायिका के बारे में कहा गया है। और राज्य की विधायिका का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि उस विधायिका में क्या क्या होगा। क्या होगा? पहली चीज है कि जैसे भारत की संसद की बात की जाती है, जो केंद्रीय विधायिका है, केंद्रीय विधायिका, अगर हम केंद्रीय विधायिका की बात करें तो बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। सेम प्रोसेस होता है राज्य का भी, इतना ध्यान रखना। अगर राज्य विधायिका की हम बात करें तो राज्य विधायिका आपकी बनेगी गवर्नर, राज्यपाल से, विधानसभा से और विधान परिषद से। हालांकि ये चीज ध्यान रखना, यह आवश्यक नहीं है कि विधान परिषद हर एक जगह पर हो। पहली चीज, विधान परिषद उस राज्य की मंशा पर डिपेंड करता है। यदि राज्य चाहता है कि उसके राज्य में द्विसदनीय विधायिका हो तो वो अनुच्छेद 169 के माध्यम से एक प्रस्ताव, वो हालांकि वो प्रस्ताव संकल्प के रूप में होना चाहिए। ये हम बात करेंगे प्रस्ताव और संकल्प में अंतर क्या होता है, इस पे टेंशन मत लीजिए। प्रस्ताव या मोशन जिसकी अंग्रेजी है, मोशन का सीधा सा अर्थ क्या होता है? गति। प्रस्ताव उसको कहते हैं जो संसद के कामकाजों को या उसकी कार्यवाहियों को गति प्रदान करती। ठीक है? तो 169 में अगर उस राज्य की विधानसभा क्या करे, पारित करे, एक संकल्प पारित करे और केंद्रीय विधायिका से यानी संसद से अनुरोध करे कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाए, तो अनुच्छेद 169 के माध्यम से क्या होता है, वो संसद उस राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रावधान कर सकता है। बस इतना ध्यान रखना, संसद के हाथ में पावर होती है कि सृजन या उत्साधन, दोनों चीजें, एबॉलिशन और क्रिएशन, दोनों चीजें सृजन भी कर सकती है और इसी अनुच्छेद के माध्यम से उसका उत्साधन भी कर सकती है। सीधी सी बात है, स्थापना और समाप्ति, सृजन या उत्साह। तो ये ध्यान में रखना। ठीक? और ये हाँ, एक वन ऑफ द महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है जो कि पूछा जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में दिसंबर 2014 तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उनके लिए प्रावधान था। किस राज्य की बात की जा रही है जिसमें विधान परिषद की बात नहीं है? तो विधान परिषद की अगर बात की जाएगी, जो प्रावधान था 7वें संविधान संशोधन से, तो वो राज्य तो डाटा का सवाल है, वो मध्य प्रदेश, क्योंकि ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। ये चीजें आप कमेंट करके बताइएगा, कितने राज्यों में विधान परिषद है, उन सभी राज्यों का नाम आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। ठीक? अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधान सभाओं की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? ये भी सवाल पूछा गया है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, ठीक, कुछ एक अपवादों को छोड़ दिया जाए तो विधान सभाओं में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या 60 से 500 रखा गया है। बात ध्यान रखना, कितना है? 60 से लेकर के 500 तक ये चीज रखी गई है। कुछ अपवाद हैं जिसमें आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सबका। और ये बात भी आप जानते हैं कि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसको कहते हैं सबसे पहले खंभा छूने की पद्धति, उसके माध्यम से इनका निर्वाचन किया जाता है। संख्या 60 से 500 के बीच से, यानी न्यूनतम 60 होगी, अधिकतम 500 होगी। हालांकि कुछ एक राज्य अपवाद हैं जहां पे संख्या 60 से कम है, बेस डिपेंडेंट अपॉन देयर जनसंख्या। ठीक? अगला सवाल, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ठीक, विधान परिषद में
की अगर बात करें, अगर किसी राज्य में द्विसदनीय विधायिका है तो उसमें अगर हम मनोनीत सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो वो संख्या कुल संख्या सदस्य संख्या का 6वां हिस्सा यानी 1/6 हो सकती है। ठीक, अब बाकी इनका निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन करता है, इस पे आगे आने वाले प्रश्न होंगे तो प्रश्न पे बात करेंगे, नहीं तो एक राज्य का पूरा चैप्टर आता है उस पे जब क्रैश कोर्स या किसी अन्य मीडियम पे बात करेंगे तो वहां पर बात हो जाएगी कि नगर पालिका के सदस्य कितना लोग चुनते हैं। ठीक, 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है, बात वही जो साहित्य कला विज्ञान और सहकारी आंदोलन या समाज सेवा में जिसका उत्कृष्ट कार्य रहा हो ऐसे लोगों को 1/6 लोगों को कौन मनोनीत करता है, राज्यपाल। प्रक्रिया वही लगभग सेम है जो प्रक्रिया राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की या सदस्यों के चुनाव की होती है, तो ये चीजें ध्यान में रखें। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में संपूर्ण सदस्य संख्या है, तो ये चलो यूपी स्पेशल का सवाल हो गया। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या की बात की जाएगी 100 है, और विधानसभा में कितनी है ये आप लोग बता दीजिएगा। पूरे सदस्य संख्या की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में शुरुआत में 108 थी, लेकिन जब उत्तराखंड अलग हो गया तो उसके बाद से वहां पर 100 बच गई, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि एक राज्य से कुछ हिस्सा अलग होकर के दूसरा राज्य बनता है तो उसकी सदस्य संख्या पर चाहे लोकसभा की बात की जाए, चाहे राज्यसभा में सदस्य संख्या की बात की जाए, चाहे विधानसभा विधान परिषद सदस्य संख्या की बात की जाए, वो सारी संख्याओं में थोड़ी बहुत कमी आती है। यही चीज तो एक बात कहा गया अनुच्छेद 4 में कि यदि अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया जाता है या 3 का प्रयोग किया जाता है तो दोनों आधार पर ये जाहिर सी बात है अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जो परिवर्तन होगा उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ठीक, अगला सवाल क्या है कि किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है, जो दिया गया प्रश्न है उसके हिसाब से किसमें सर्वाधिक सदस्य संख्या होगी। तो जैसे पहले से पता है कि विधानसभा की 60 से लेकर के 500 के बीच की संख्या हो सकती है, न्यूनतम 60 अधिकतम 500। अब दिए गए विकल्प के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में 403 सदस्य हैं, ये बात ध्यान रखना। कितने सदस्य हैं कुल मिलाकर के? 403 सदस्य। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न हमारा है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद ठीक किस अवधि तक रोक सकती है? देखो सीधी सी बात है, साधारण विधेयक की बात की जा रही है तो कितने अवधि तक रोक सकती है? अगर पहली बार में वो रोकती है तो 3 महीने तक, 3 मंथ तक, और उसके बाद में रोक सकती है तो 4 मंथ, 1 मंथ और एडिशनल। मान लो कुछ कारण बस रोका गया, फिर दोबारा उसको अगर उसी विधेयक को भेजा जाए या संशोधन करके भेजा जाए, उसको अगर उसको होल्ड करना होगा तो कुल कितने हो जाएगा? 3 + 1 बराबर हो जाएगा 4 माह तक। अधिकतम कितना रोक सकती है? वो है 4 माह तक रोक सकती है। अगला सवाल है कि राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। ठीक, सीधी सी बात है। तो इतना ध्यान रखना, जो भी राज्य विधानमंडल का निर्वाचन होगा सेम है जो लोकसभा का निर्वाचन या राज्यसभा का निर्वाचन होता है, लगभग उसी के इक्वल होता है। अंतर क्या आ जाता है जो केंद्रीय विधायिका में, क्योंकि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और जो राज्य विधायिका में राज्यपाल होता है उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन ना हो करके उसका सीधा सीधा क्या होता है, केंद्र के द्वारा उसका मनोनयन किया जाता है, मनोनयन या उसकी नियुक्ति की जाती है। इतना अंतर होता है। और ये राज्यपाल को लेकर के पंगे बहुत हैं, ठीक, बहुत बवाल हैं, क्योंकि वो राज्य में केंद्र के एजेंट के तौर पर कार्य करता है और आवश्यक भी है, क्योंकि जितना डाइवर्सिफाइड हमारा समाज है या जितनी डाइवर्सिटी के साथ हमारा देश है उसके लिए आवश्यकता है कि केंद्र का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। ये चीज अम्बेडकर ने भी कही थी, कहां पर? संविधान सभा में कही थी। हालांकि चलो हम विकल्पों पे बात करते हैं कि निर्वाचन सिद्धांत क्या होगा। ये वयस्क मताधिकार पर होंगे। दूसरा क्या है कि प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचन सूची होगी, यानी इलेक्टोरल लिस्ट होगी, उसके आधार पर निर्वाचन होगा। धर्म, प्रजाति प्रजाति का सीधा संबंध एथनिसिटी से यानी नस्ल से है। लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। ये 4 चीजें दी गई हैं, इसमें से क्या सही है? क्योंकि अगर आप लोकसभा की बात करें तो लोकसभा भी एडल्ट सरफेस पे आधारित है, यानी वयस्क मताधिकार पर आधारित है। जो कितना है वो है 18 वर्ष, यानी भारत के जो भी नागरिक हैं भारत के, अगर वो 18 वर्ष या उससे अधिक के हैं तो वो विधायिका में
अपना वोट डाल सकते हैं और सदस्यों के निर्वाचन में अपना वोट डाल सकते हैं। तो 18 साल आपकी लीगल एज होती है, जहां से आपको वयस्क मान लिया जाता है। ठीक। अगला सवाल क्या है कि एक निर्वाचन सूची होगी, तो वो जाहिर सी बात है, हर एक क्षेत्र के लिए अपनी एक निर्वाचन सूची, इलेक्टोरल लिस्ट होती है। हर एक क्षेत्र के साथ साथ हर एक बूथ के लिए अपनी एक अलग निर्वाचन सूची होती है, हर एक ग्राम सभा की अपनी निर्वाचन सूची होती है। तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक। अगला क्या है, हाँ ये बात भी सही है कि ऐसा कोई भी विकल्प नहीं रखा गया है कि जिसके आधार पर, क्योंकि हम वयस्क मताधिकार पर काम करते हैं, वयस्क मताधिकार में जो 18 साल का है वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी किसी भी लिंग का हो। ठीक। तो क्योंकि हम बहुभाषी हैं, बहुधार्मिक हैं, ठीक, और बहुप्रजातीय हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी प्रजातियां भारत में निवास करती हैं। ठीक। तो कोई मतलब नहीं होता है। और लास्ट है कि राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। यह भी एकदम से सही बात है। राजनीतिक दल मानक स्थापित करने का सीधा शर्त हुआ कि अपनी मैनिफेस्टो में वो क्या कहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो सारी स्वतंत्रता उनको मतलब दी जाती है, मिली हुई होती है। तो विकल्प हमारा डी सही होगा, चारों के चारों ऑप्शन सही। अगला सवाल, दिल्ली विधानसभा विभाजित है। ठीक, दिल्ली विधानसभा की बात की जाए, क्योंकि अब तो 3 है, लेकिन बीच में या शुरुआत में कितना था, केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जिनमें विधायिकाएं थी। एक आपकी दिल्ली थी, दूसरी पुडुचेरी थी। अब 3 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जब 2019 में उसको अलग किया गया, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 क्षेत्रों में बांटा गया, क्योंकि जम्मू पहले, कश्मीर क्या था, पहले पूर्ण राज्य था। अब जब 2 हैं, यूटीज हैं, तो उनमें से लद्दाख केवल यूटी है। और अभी आप देखे होंगे कि लद्दाख में क्या हमेशा चलता रहता है, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग चलती रहती है। यूटी नहीं रहने चाहते वो, या यूटी विथ लेजिस्लेचर होना चाहते हैं, तो वहां पे अपनी एक डिमांड चलती रहती है। अब क्या हुआ कि दिल्ली के साथ, लेकिन हाँ 2019 में ही जम्मू और कश्मीर को यूटी विथ लेजिस्लेचर यानी विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। सामान्यतः केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन होता है वो केंद्र के अधीन होता है, राष्ट्रपति या किसी उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्रशासक के माध्यम से चलाया जाता है। लेकिन जब विधायिका आ जाएगी तो जाहिर सी बात है उस राज्य की, केंद्र शासित प्रदेश की अपनी सरकार भी बनेगी। तो दिल्ली है, दिल्ली के पास है, अपनी चीजें हैं। तो दिल्ली की अगर बात की जाए तो विधानसभा विभाजित है। विभाजित होने का मतलब कि वहां पर कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, कितने निर्वाचन क्षेत्र, यानी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करेंगे तो दिल्ली में कितनी है, 70। एक अपवाद में कई बार ये चीज बोल चुका हूं कि मंत्रिमंडल में सदस्य संख्या जो सामान्यता निर्धारित है वो 15% की है। दिल्ली इसका अपवाद है। दिल्ली में कितनी होती है, ये 10% होती है, यानी 10% आप निकाल लीजिए 70 का। तो दिल्ली कार्यपालिका में या दिल्ली सरकार में कुल कितने मंत्री इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, ये बात ध्यान रखना, मुख्यमंत्री सहित या प्रधानमंत्री सहित 15% हो सकती है। ठीक है, तो 10% यानी कितने हो सकते हैं, कुल 7 लोग हो सकते हैं दिल्ली सरकार में, उससे अधिक नहीं हो सकते। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। प्रश्न संख्या हमारा है 760। क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य के कार्यालय के लिए शर्तें और राज्यपाल की पदावधि और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। प्रश्न पूछा गया अनुच्छेद 162 से। तो सीधी सी बात है कि कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया अनुच्छेद 162 में, कि जो आपको इससे पहले से पता होगा कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी है, 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची में जो विषयों का बंटवारा किया गया है, किसका, विषयों का बंटवारा, कि किस पर कौन कानून बनाएगा और कौन उस पर शासन करेगा। अब इसके तहत क्या किया गया है कि 3 तरीके की सूचियां होती हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट यानी केंद्र सूची, दूसरी होती है कंकरेंट लिस्ट, और तीसरी होती है स्टेट लिस्ट। ये 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, और तीनों सूचियों में डिफरेंसेस क्या होते हैं कि केंद्रीय सूची पर जो कानून बनाता है वो पार्लियामेंट बनाती है, यानी भारत की संसद बनाती है। कानून संसद बनाएगी, शासन कौन करेगा, केंद्र करेगा। राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगी, राज्य विधानमंडल बनाएगा, और शासन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। वही कंकरेंट यानी समवर्ती सूची पर कानून कोई भी बना सकता है। तो जो 162 अनुच्छेद है वो सीधा सीधा कहा गया है कि कार्यपालिका
राज्य की कार्यपालिका उन्हीं क्षेत्रों पर अपने कानूनों को बना सकती है, नियमों को बना सकती है जिनके संबंध में विधानमंडल को बनाने की शक्ति दी गई है। यानी विधानमंडल कहाँ पे कानून बना सकता है, वो हो गया किस पर, राज्य सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची के विषयों पर। ठीक, तो ये सीधी सी बात है अनुच्छेद 162 का है। अगला सवाल, कथन कारण दिया गया है कि राज्य के मंत्रिपरिषद प्रायः एक बहुस्तरीय रचना होती है क्योंकि कैबिनेट में परिषद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। कैबिनेट में परिषद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। अब एक कथन कारण दिया गया, आप लोग बताइए। जाहिर सी बात है कि राज्य में मंत्रिपरिषद एक बहुस्तरीय संरचना होती है। अगर हम बात करते हैं मंत्रियों के स्तर की बात करते हैं, अगर ये मान के चलो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो कुछ मंत्रियों को हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री कहते हैं, जो प्रमुख मंत्रालय उनके पास होते हैं। दूसरे मंत्री का प्रकार क्या होता है, उनको बोलते हैं हम राज्य मंत्री बोलते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। और तीसरे मंत्री जो होते हैं उनको उप मंत्री बोलते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स बोल देते हैं। वहीं राज्य मंत्रियों की बात की जाएगी तो राज्य मंत्री भी दो प्रकार के होते हैं। एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं और दूसरे सामान्य राज्य मंत्री होते हैं। स्वतंत्र प्रभार हुए हैं जिनके पास अपना खुद का विभाग है। जो राज्य मंत्री सामान्य होते हैं किसी कैबिनेट मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के कुछ विभागों के अधीन काम करते हैं। उप मंत्री ट्रेनिंग पर्पज है कि जिनको आगे जाकर के बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है, तो उनको बनाया जाता है फॉर ट्रेनिंग पर्पज। तो बहुस्तरीय संरचना ये केंद्र की भी है और यही चीजें राज्य की भी है। और कैबिनेट में परिषद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। इसके हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए, कैबिनेट जो प्रमुख मंत्रालय होते हैं केवल वही सदस्य शामिल होते हैं जो बड़े स्तर के राजनेता होते हैं, उस क्या कहते हैं उसके उस दल के या उस सरकार के। तो सभी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो हमारा कथन सही है, कारण गलत है। तो यानी विकल्प हमारा कौन सा जाएगा, सी सही जाएगा, यानी एसोसिएशन सही है, रीजन गलत। अगला सवाल, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है। ये थोड़ा सा डाउटफुल सवाल है, बात ध्यान रखना। अच्छा, न्यूनतम संख्या की बात की जा रही है, तो न्यूनतम संख्या आप निकाल लीजिए, 15% से अधिक नहीं होगी और 60 न्यूनतम संख्या दी गई है, तो उस हिसाब से आप निकालेंगे। तो 91 संविधान संशोधन से जो चीजें ऐड की गई थी कि अधिक न्यूनतम 15% हो सकती है, तो उस हिसाब से आप निकालेंगे तो न्यूनतम सदस्य संख्या 12 हो सकती है। कितने, न्यूनतम 12 सदस्य होंगे ही होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। अगला सवाल, कथन कारण का फिर से सवाल है कि विधान परिषद की संरचना में निरंतरता का प्रावधान है। ठीक, विधान परिषद की संरचना में निरंतरता के प्रावधान है। उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक, सीधी सी बात है, यानी ये पूरा का पूरा संरचना कैसी है, वो राज्यसभा की जैसी संरचना है। इसका कहने का मतलब यही है। निरंतरता का प्रावधान होने का मतलब है कि इसको भंग नहीं होगा कभी, यानी ये कैसा होगा, एक अस्थाई सदन होगा। कैसा सदन होगा, एक अस्थाई सदन होगा, जैसे राज्यसभा है भारत। वही चीज बातें सारी चीजें लागू होती हैं। अस्थाई सदन है, 6 वर्ष के लिए किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का क्या कर लिया जाता है, चुनाव कर लिया जाता है। तो यह स्पष्ट बात ध्यान रखना, यानी जाहिर सी बात है। अब इसको आप पढ़ करके देख लीजिए, दोनों स्टेटमेंट को कंक्लूड कर लीजिए, फिर आपका ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा कि विधान परिषद की संरचना में निरंतरता का प्रावधान है क्योंकि उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। यानी कथन और कारण दोनों सही भी हैं, लेकिन ये चीजें उनकी स्पष्टीकरण या सही व्याख्या या सही स्पष्टीकरण भी करता है उसको लेकर के। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है कि मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, कौन सा एक सही नहीं है, आसान सवाल है कि वो साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, वो विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसका पद पर बना रहना बहुत कारकों पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात, चयनित होता है साधारणतः राज्यपाल के द्वारा, यह गलत है, बाकी सही है। उसका रीजन है क्योंकि मुख्यमंत्री निर्वाचन होता है। जो आपका यह तीसरा विकल्प है कि बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, जो बहुमत दल का प्राप्त नेता होता है, क्योंकि भारत में प्रणाली चलती है वह संसदीय प्रणाली है।
और ये मैं इतनी बार बोल चुका हूँ इस बात को। उस संसदीय प्रणाली की खास बात क्या होती है कि विधायिका से कार्यपालिका का चयन किया जाता है, अब वो चाहे केंद्रीय स्तर की बात हो चाहे राज्य स्तर की बात हो। अब केंद्रीय स्तर पर क्या है, जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। राज्य स्तर पर बात की जाए, जिसका विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा वो बनेगा मुख्यमंत्री बनेगा। अगला कि उसका पद पर बना रहना बहुत कारकों पर निर्भर करता है। बहुत कारकों पर बने रहने पर निर्भर करने पर एक ही चीज कहा जाता है, उसका नाम है विश्वास मत। जब तक विश्वास मत है, उस पार्टी वह दल उस पर अपना विश्वास जताता है। दूसरा चीज है, ये तो चलो विधानसभा में विश्वास मत की बात हो गई। उसके अलावा यदि उस पार्टी का जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पूरी चलती है, अगर वो भी डिपेंड करता है तो वो बना के रखेगा, वरना नहीं। बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। बस ये स्टेटमेंट हमारा गलत है कि वो राज्यपाल के द्वारा चयनित नहीं होता है। भारत में जितने प्रमुख पद हैं जो कार्यपालिका से संबंधित है, सारे इलेक्टेड पद हैं, ना कि सिलेक्टेड हैं। ठीक, चयनित होने का मतलब होगा कि राज्यपाल किसी को मुख्यमंत्री बना देगा। जैसे मान लो अनुज सर, उनको में काबिलियत लगती है तो अनुज सर से कह दे राज्यपाल की, आओ तुम आज भाई तुम मुख्यमंत्री की शपथ ले लो, आके काम करो। ये चीज साधारणतः अगर यही चीज कह दिया जाए कि प्रधानमंत्री के बारे में कि वो क्या नाम है राष्ट्रपति द्वारा चयनित होता, नहीं होता है। तो चयन का एक प्रावधान भारत में नहीं है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। कौन सा कर्तव्य नहीं है? अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। दूसरा, मंत्री परिषद के सभी विनिश्चयों का, विनिश्चय का सीधा सा अर्थ निर्णय होता है, ये बात ध्यान रखना कि मंत्री परिषद जो निर्णय लेती है उसके बारे में सूचना देना। प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना। विधान विषयक यानी कानूनी विधि विषयक प्रस्थापनाओं या उसके बारे में सूचित करना। ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, एक मंत्री परिषद का कार्य वही होता है, बात ध्यान रखना, जो मंत्री परिषद का कार्य केंद्र में राष्ट्रपति के प्रति होता है। पहला चीज क्या है कि मंत्री परिषद जो भी कार्य करेगी, जो भी निर्णय लेगी, उसके बारे में राज्यपाल को सूचना दी जानी चाहिए। जैसा कि केंद्रीय मंत्री परिषद सूचना प्रदान करती है किसके संबंध में, केंद्रीय विधायिका के संदर्भ में, या केंद्रीय मंत्री परिषद केंद्रीय प्रशासन के संबंध में। क्योंकि केंद्र के प्रशासनिक हेड जो है संवैधानिक रूप से वो राष्ट्रपति है, सेम एज राज्यपाल राज्य का प्रशासनिक हेड है, क्या है उसके कार्यपालिका का हेड होता है, अध्यक्ष होता है। तो ये चीज, तो सभी विनिश्चय का मतलब सभी निर्णयों को सूचित करना है। प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना है। वो मांगता है तब भी, नहीं मांगता है तब भी, ये मुख्यमंत्री का दायित्व होगा कि वो राज्यपाल के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करे। दूसरा क्या है, विधान परिषद विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में सूचित करना, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि अनुच्छेद शायद 168 के अनुसार यह था कि जैसे राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, संसद का सदस्य होता है, वैसे ही राज्यपाल राज्य विधान परिषद का या राज्य विधान मंडल का सदस्य होता है। बात ध्यान रखना, क्योंकि जैसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता, सेम है राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना भी कोई भी राज्य विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तो विधेयक प्रस्थापनाओं के बारे में भी सूचित किया जाएगा। हाँ, क्या है कि कोई भी पार्टी क्यों बताएगी उसकी पार्टी कौन सी नीतियां बना करके चल रही है। तो दल से संबंधित जो भी प्रावधान होते हैं वो न राष्ट्रपति के अंतर्गत आते हैं, न राज्यपाल के अंतर्गत आएंगे। बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति और राज्यपाल में केवल अनुच्छेदों का फर्क है, बस काम सबके एक जैसे ही है, इतना ध्यान रखना। कोई एक पढ़ लो, बस आर्टिकल ना पूछा जाए तो आपका काम चल जाएगा। अगला सवाल, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? ये बताइए आप लोग। ठीक, वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? केंद्र स्तर पर कौन करता है? क्योंकि जो केंद्र स्तर पर रहेगा उसी के सिमिलर राज्य स्तर पर करेगा। अगर केंद्रीय स्तर पर बात की जाए तो केंद्रीय स्तर पर जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, उनके वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। तो यहाँ पर कौन करेगा? वो राज्य विधानसभा करेगी, जाहिर सी बात है, सारी चीजें उसी के हाथ में होती हैं। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? कमेंट करके बताइएगा, इसको हम स्किप करेंगे। अगला सवाल क्या है कि जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है
ये आप लोग बताइएगा। जम्मू कश्मीर, क्योंकि अभी तो सेम हो गया, आपकी जो भी बनेगा वो सेम बनेगा। इससे पहले की बात, मुख्यमंत्री की कार्यवधि कितनी होगी? वो मुख्यमंत्री की कार्यवधि उस समय पे जब जम्मू कश्मीर का, जब अगर पूरी कहानी की बात करेंगे तो लगभग 3-4 घंटे लग जाएंगे, उतना समय है नहीं हमारे पास, क्योंकि पूरा सिनेरियो आपको समझाना पड़ेगा, आपको क्रिप्स मिशन से लेकर के फिर माउंटबेटन प्लान तक लाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर किस तरीके से पाकिस्तानी सेना समर्थित जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया, वहां पे आतंक मचाया, किस तरीके से कश्मीर की सेना ने केवल 2 दिन का समय बढ़ा दिया था कि पुल को उड़ा करके वहां के जो सेनापति थे उनके माध्यम से, फिर वहां के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर साइन किया, और साइन करने के बाद किस तरीके से फिर विलय हुआ, भारतीय सेनाओं ने श्रीनगर को खाली कराया। तो वो लंबी कहानी है। तो 2 शर्तों के अधीन पूरा विलय हुआ था, क्योंकि जो सशर्त विलय हुआ था उसमें से देखो, सामान्यतः विलय होता था तो भारत सरकार की तरफ से एक होते थे, एक वहां का प्रशासक होता था, दूसरा जो होते थे वो होते थे क्या कहते हैं, वायसराय माउंटबेटन होते थे। इन्हीं 3 लोगों के साइन होते हैं। जम्मू कश्मीर एक चौथे व्यक्ति का साइन है, उसका नाम है शेख अब्दुल्ला, और उसकी डिमांड ये थी कि वो ऑटोनॉमी चाहिए थी, वो स्वायत्ता चाहिए थी वहां के लोगों को। तो उसमें उसमें रखा गया था कि जम्मू कश्मीर की अपनी संविधान सभा होगी, अपना संविधान होगा। तो उसमें जो व्यवस्था की गई थी वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए की गई थी व्यवस्था। वो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री 6 वर्ष के लिए चुना जाता था। बाकी अन्य राज्यों की अगर बात करेंगे तो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला सवाल कि जम्मू और कश्मीर के राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष पद का नाम सन 1965 में सदरे रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया, किस प्रस्ताव के द्वारा या किसके द्वारा? सदरे रियासत जो कार्यकारी अध्यक्ष वहां होता था, वजीर आजम और सदरे रियासत 2 शब्द होते थे। वजीर आजम सीधी सी बात है प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन कश्मीर में मुख्यमंत्री के लिए प्रयोग किया गया। सदरे रियासत का मतलब हो गया उस सदर का प्रमुख है वो, ठीक, जैसे राष्ट्रपति। तो उस सेंस में इसका प्रयोग किया गया। लेकिन बाद में कन्फ्लिक्ट है भाई, क्योंकि एक रियासत, अब भारत पूरा एक देश है, उसमें एक ही व्यक्ति हेड हो सकता है। तो वो थोड़ा नॉमेनक्लेचर को लेकर के, नामांकन को लेकर या नाम को लेकर के थोड़ी समस्या थी। तो जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में जो 6वां संशोधन किया गया, उसके माध्यम से उसका नाम क्या कर दिया गया? राज्यपाल कर दिया गया। क्योंकि ये केंद्र क्यों नहीं कर सकता था? चाहे तो केंद्र कर सकता था, उसका रीजन था, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का संविधान बना था तो आप अनुच्छेद 370 की भाषा पढ़ेंगे, आज के समय के नहीं, 2019 के पहले की। तो उसमें क्या लिखा गया था? 370 का जो पहला क्लॉज कहता था वो क्या कहता था कि जम्मू कश्मीर पर भारतीय संविधान के केवल 2 अनुच्छेद लागू होते थे। वो अनुच्छेद कौन से थे? अनुच्छेद 1 था और अनुच्छेद 370 था, उसके अलावा पूरा कुछ लागू नहीं होता। बाकी अगर कुछ भी वहां पर करना है तो वहां की विधानसभा की परमिशन चाहिए थी, वो है 370(1) क्लॉज डी, ये व्यवस्था की गई थी। तो उसके माध्यम से चीजें चेंज की जा सकती थी, लेकिन वहां पर जो कुछ चेंजेस होंगे वो वहां की विधानसभा ही करेगी, क्योंकि वहां का अपना अलग संविधान था, इस वजह से। ठीक, तो 6ठे संविधान संशोधन के द्वारा उसको बदला गया या चेंज किया गया। अगला सवाल क्या है कि वह संविधान जो जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होते थे, अभी मैंने बताया, कमेंट कर लीजिएगा इसको कि क्या कौन से लागू होते थे। अगला सवाल कथन और कारण है, और क्या है कथन कारण? 771 हमारा प्रश्न संख्या है, और कथन कारण क्या है कि जम्मू व कश्मीर राज्य को एक विशेष स्थिति प्रदान की गई है। ठीक, अब तो नहीं है, थी तब। यह विशेष स्थिति उसे 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत दी गई थी। नहीं, ठीक है, बात ध्यान रखना, विशेष स्थिति प्रदान की गई थी, यहां तक सही है, लेकिन भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दी गई थी, यह गलत है। उसका रीजन है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उसको विशेष दर्जा, स्पेशल स्टेटस दिया गया था, तो ना कि उसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के, वो विलय ही लेट किया है, वो 1948 में जाकर के विलय किया है। ठीक, तो एक गलत एक सही, यानी हमारा सी ऑप्शन सही जाएगा, कथन सही है, कारण गलत। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 खा किसके संबंध में विशेष उपबंध
प्रावधानित करता है 371 खा की अगर हम बात करेंगे। ठीक, देखो जैसे 370 है वो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, अनुच्छेद 370 सेम एज अनुच्छेद 371 है जो बहुत सारे अन्य राज्यों को भी थोड़ी बहुत मात्रा में स्पेशल स्टेटस देता है। ऐसे मतलब 9 राज्य हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। अगर उन 9 राज्यों की हम बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात है 371 के तहत ही, 371 ए के तहत आपका नागालैंड है, बी के तहत आपका असम है, सी के तहत मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मतलब सी के तहत मणिपुर है, आगे आप काउंट करते चले जाएगा डी ई एफ जी तक, मैं नाम गिन दे रहा हूं। मणिपुर के बाद अगर बात की जाएगी फिर आंध्रा है, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय को दिया गया है, फिर सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, इन सबको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। लेकिन हमसे पूछा गया है 371 बी के माध्यम से किसको मिला हुआ है, तो वो असम को मिला हुआ है। कुल मिलाकर के ऐसे 9 राज्य हैं जिनको अस्थायी तौर पर क्या दिया गया, एक विशेष दर्जे का प्रावधान अनुच्छेद 371 के अंतर्गत किया गया। अगला सवाल है कि भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है। सामान्य सिविल कोड का मतलब हो गया यूसीसी, जिसकी बात हम करते हैं, सामान्य नागरिक संहिता की बात करते हैं। वो एकमात्र राज्य कौन सा है, वो राज्य गोवा है जहां पे सामान्य नागरिक संहिता जो 1867 में बनी हुई, ठीक, कब की है, 1867 की बनी, जो पुर्तगाली नागरिक संहिता थी पुर्तगाली शासन के समय, क्योंकि गोवा हमेशा पुर्तगालियों के अधीन ही रहा है। उन्होंने केवल बंबई दहेज में दिया था। ठीक, आज हम लोग दहेज मांग लेते हैं तो लोग हम लोगों को थू थू करते हैं कि पढ़ लिख के दहेज मांगते हो। उस समय पे सोच के देखो, पुर्तगाली राजकुमारी जो कैथरीन थी उनका विवाह हुआ था ब्रिटिश राजकुमार से, और बंबई को ब्रिटिश राजकुमार दहेज में मिला था। अब बंबई छोटा मोटा नहीं, आज बंबई आपको एक शहर दिखता है जहाँ पे बॉलीवुड है, ये हेन तेन है। उस समय वो बंबई पूरी की पूरी एक रियासत हुआ करती थी, एक पूरा का पूरा स्टेट हुआ करता था। वही उसी बंबई को अलग किया गया था, गुजरात और महाराष्ट्र बने। ठीक है, तो दहेज इतना बड़ा लेना हो तो लेना, वरना नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि वह न्यायालय जिनके जो डिसीजंस हैं उनको एज अ रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाएंगे। तो नाम ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका पूरा नाम क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 और 215 दोनों ध्यान रखना, 129 और 215, 215, 129 सर्वोच्च न्यायालय के लिए, 215 हाई कोर्ट्स के लिए। ये कहता है कि दोनों के न्याय जो निर्णय होंगे उनको संरक्षित रखे जाएंगे, सुरक्षित रखे जाएंगे, तथा अधीनस्थ न्यायालयों पर एज ए प्रीसीडेंस के तौर पर या पूर्व निर्णय के तौर पर इनका प्रयोग किया जाएगा। सीधी सी बात है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हाई कोर्ट या इसके नीचे की अगली जुडिशरी होती है उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट कभी भी ऐसा कोई जजमेंट नहीं देगा जो सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट्स के खिलाफ हो। ठीक, और सेम चीज होता है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की, जिला न्यायालय की बात की जाए तो वो कोई भी जजमेंट नहीं देगा जो हाई कोर्ट के निर्णयों के अगेंस्ट हो या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अगेंस्ट हो। तो अभिलेख न्यायालय की शक्ति किनको दी गई है, हमारे यहाँ पर जो हायर जुडिशरी है, जो उच्चतर न्यायपालिका है, और उच्चतर न्यायपालिका में दो ही हैं, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। अगला सवाल हमारा क्या है कि हाँ, विचार करना है, परीक्षण करना है कौन सा सही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रह सकते हैं। ठीक, 4 स्टेटमेंट दिए गए, हमको बात करनी। ठीक, किसी राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती हो तो राष्ट्रीय दल स्तर का दल होता है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण लोकसभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की बात की जा रही है। ठीक, चारों स्टेटमेंट सही हैं। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो 62 वर्ष तक उनकी आयु होती है, अधिकतम न्यूनतम की कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन अधिकतम उम्र वो 62 वर्ष तक आयु तक आसीन रख सकते हैं हाई कोर्ट के लोग। दूसरी चीज, राजनीतिक दल जो 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। उसके अलावा कुछ शर्तें और हैं,
मान लिया जाएगा कि वो राष्ट्रीय स्तर का या नेशनल पार्टी होने के लिए वो क्वालिफाइड है, लेकिन कुछ शर्तें और हैं, उनको पार करना अनिवार्य है। कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, मनी बिल है या नहीं है, कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष तय करता है, पहले पढ़ चुके हैं। और संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिनमें बिना वारंट किया गिरफ्तारी, यानी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की अगर हम बात करें तो वह अपराध जो गंभीर किस्म के या जघन्य अपराध होते हैं, जैसे किसी की मृत्यु करना, मृत्यु के बाद या उनको मार देने के बाद, क्या मर्डर करने के बाद उसके शव को छत विछत कर देना, ठीक, अप्राकृतिक तरीके से किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना, उसके बाद उसकी हत्या का प्रयास करना, ये सारे कॉग्नाइजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराधों में आते हैं, जघन्य अपराधों में आते हैं। तो इसमें पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होती, यानी उसको प्राधिकार लेने की आवश्यकता नहीं होती आपकी गिरफ्तारी करने से पहले। संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी आपकी वैसे की जा सकती है, ठीक। अपराधों की बात की जाए तो अपराध कई तरीके से होते हैं। एक तो उनकी प्रकृति के आधार पर है कि आपराधिक होगा या फिर सिविल होगा। आपराधिक अपराध वह होते हैं जिनमें आपको सजा दी जाती है। सिविल या अपराध, सिविल तरीके के अपराध कौन से होते हैं? जिनमें आपको केवल कंपनसेशन मिलेगा, सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है? समनीय असमनीय होते हैं, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल कौन से होते हैं? वह अपराध जिसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से सुलह कर सकते हैं, वो समनीय है। असमनीय कौन हुए? जिसमें कोर्ट का इन्वॉल्व होना अनिवार्य है, आप थाने में समझौता नहीं कर सकते हैं। अगला क्या होता है फिर? संज्ञेय और असंज्ञेय, यानी उनकी क्या कह सकते हैं? प्रवृत्ति के आधार पर कह लो, प्रवृत्ति के आधार पर नहीं कह सकते, उनकी इंटेंसिटी भी कह सकते हो किस तरीके से है। बहुत ही जघन्य असंज्ञेय अपराध है। सामान्यतः संज्ञेय अपराध है कि जैसे मान लो कोई मैं गाली दे दूं, पटीदारी से झगड़ा कर लूं अपने, वो सारी चीजें वो असंज्ञेय हैं, इसमें वारंट की आवश्यकता होती, ठीक। तो सभी सही है, चार के चारों सही है, ऐसा नहीं, ठीक। अगला सवाल हमारा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय। कार्यकारी न्यायाधीशों की अगर हम बात करें, अगर मान लो कहीं पे आवश्यकता हो, जरूरत हो कोर्ट पे, तो ऐसे में बुलाया जाता है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल होती है वो है उच्च न्यायालय में होती है, न कि उच्चतम न्यायालय या जिला न्यायालय। जिला न्यायालय में तो परीक्षा होती है, बाकी तो कौन सा सिस्टम है? उस सिस्टम का नाम है कॉलेजियम सिस्टम के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस होती है, ठीक। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन ये बात तो सही है कि सबसे बड़े, हम लोग बॉलीवुड को गरियाते हैं नेपोटिज्म को लेकर के, जबकि सबसे बड़े पैमाने पर नेपोटिज्म पाया जाता है हमारी जुडिशरी में। जितने आप न्यायाधीश होंगे आज के समय पे, मैं सबकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश को आप देख लेंगे उनके बाप दादा में से कोई ना कोई सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा ही होगा। जैसे डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, वाई.बी. चंद्रचूड़ भी थे। वाई.बी. चंद्रचूड़ वो हैं जो केशवानंद भारती जजमेंट में भी शामिल थे, जिन्होंने मूल ढांचे का विरोध भी किया था, ये भी ध्यान रखना। अगला सवाल कथन कारण का है और कहा गया है केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारता। देखो अनन्य अधिकारता का सीधा सा अर्थ क्या है कि उस पर कोई लिमिट नहीं, ठीक। अगला सवाल, मतलब इस कारण क्या दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। सही बात, क्योंकि पहले थोड़ा बहुत तो सरकारें रोक लगाने का प्रयास करती थी। अभी मैं आपको बताऊं, आप हैरान रहोगे इस चीज को लेकर के। जब केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया 1973 में, लगभग 60-65 दिन की हेयरिंग चली थी, हाँ 60-65 दिन की हेयरिंग चली, और 24 अप्रैल 1973 को जब जजमेंट आया था, 13 जजेस की बेंच बैठी थी यहाँ पर, संवैधानिक पीठ थी, 13 जजेस की थी। और 13 जजेस की पीठ ने क्या किया था? 7-6 के बहुमत से पूरा निर्णय दिया था। और 7-6 के बहुमत से यहाँ पे एक सिद्धांत दिया गया था, उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सीधी सी बात ये थी कि संसद चाहती थी कि वो संशोधन करने के लिए उसके पास असीमित शक्ति हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय चाहता था कि भाई देखो, संविधान की सुरक्षक गारंटी हमको दी गई है, तो जो गाना नहीं है कि दुनिया जला देंगे अगर हो गया कुछ तुझे कुछ, तो उस मूड में सर्वोच्च न्यायालय था। तो इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया,
मूल ढांचे का सिद्धांत है, उसके तहत ये कहा गया कि संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है, संविधान दोबारा लिखने की शक्ति नहीं है। ये सारी बातें हुई और यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता, 3 जज ऐसे थे जो उस समय पे सीकरी एक एम सीकरी करके थे उस समय पर, वो सीजेआई थे यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश से। इनको रिटायर होना था आने वाले कुछ समय में। उसके बाद 3 जजेस यहाँ से थे जिन्होंने मूल ढांचे का समर्थन किया था, और मूल ढांचे के समर्थन के बाद, ठीक, मूल ढांचे के समर्थन के बाद इन 3 में से किसी एक को सर्वोच्च न्यायालय का जज बनना था। और उसके बाद में चौथे नंबर पे यहां से पहले थे, उनका नाम था एएन रे, आदित्यनाथ रे। वीएन ग्रोवर, केएस हेगड़े, जेएम सैलेट, ये 3 इधर से थे जो सीकरी के बाद, सीकरी साहब के बाद, सीकरी सर के बाद उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया। इनको हटा करके इंदिरा गांधी ने एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया था। आज तक 2 ही बार ऐसा हुआ है जब वरिष्ठता क्रम को लांघ करके मुख्य न्यायाधीश किसी को बनाया गया। वो पहला ये था। केशवानंद भारती जजमेंट के बाद क्यों हटाया गया था? क्योंकि इन्होंने रोड़ा उत्पन्न किया था मूल ढांचे के सिद्धांत का समर्थन करके, ठीक। तो वो अनन्य अधिकारिता अब है। यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मतलब प्रावधान को संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दे, फिर उसकी पावर असीमित हो जाती है, यानी उसकी अधिकारिता अब क्या हो जाएगी? अनन्य हो जाएगी। जब पूछा गया भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार अपना तो खुद जाती नहीं है केस लड़ने, महान्यायवादी जाएगा या महाधिवक्ता जाएगा बात करने सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार का वकील तो वही है। अब बात करने गए, वो पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि देखो ये क्या है, बवाल है भाई, मूल ढांचा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की टेंशन मत लो, समय समय पर हमको बताते रहे। अब तो बहुत सारी चीजें, जैसे पंथ निरपेक्ष समाजवादी चरित्र है, विधि का शासन है, संविधान की सर्वोच्चता है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है, इन सबको सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा घोषित कर रखा है लगभग, और इससे ज्यादा ही है। तो अनन्य अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक वैधता को चैलेंज करने में या उसको जस्टिफिकेशन के लिए उसके पास अनन्य अधिकारिता हो जाती है, कोई दो राय इसमें नहीं है। वो रीजन ही यही है कि संविधान का संरक्षक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का क्या है? वो है संरक्षक है। जो भाई संरक्षण करेगा वही रिव्यू करेगा। जैसे आप लोग क्या थे कि अभी चलो ठीक है, बड़े हो जाएंगे आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन आप जब बचपन में थे, आपके पिताजी आपका संरक्षण या आपके गार्जियन आपका संरक्षण करते थे, तो आप कोई निर्णय लेते थे तो उसका रिव्यू होता था या नहीं होता कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके ऊपर? तो चीजें ध्यान में रखना। तो कथन कारण की सही व्याख्या है, जो संरक्षक होगा वो संवैधानिकता की जांच करेगा ही करेगा। अगला सवाल है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ये बहुत खतरनाक चीज है भारतीय संविधान के हिसाब से। अगर हम न्यायिक सक्रियता की बात करें, जुडिशियल एक्टिविज्म, एक जज हुए हैं भारतीय मतलब सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में, उनका नाम था पीएन भगवती। सर्वोच्च न्यायालय के पीएन भगवती, ठीक। इनको भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म का जनक माना जाता है, न्यायिक सक्रियता का जनक माना जाता है। न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या है कि अब सर्वोच्च न्यायालय इंतजार नहीं करेगी कि एक फॉर्मेटिंग पे आप उसके पास आओगे। आप अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, यानी बड़े पैमाने पर लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ये वेट करे कि कोई वकील आए, कोई केस दायर करे तभी उसका सुनेगा। वो स्वतः संज्ञान के माध्यम से भी उस केस को बुला करके सुन सकता है। तो सीधी सी बात है, न्यायिक सक्रियता का सीधा संबंध होगा किससे? वो है जनहित याचिका से, या जिसको आप सामान्य भाषा में PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब सवाल ये कई बार पूछा गया है कि PIL के जनक कौन थे? तो PIL के जनक थे पीएन भगवती सर, ठीक, इसको ध्यान में रखें। अगला सवाल है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का मतलब क्या हुआ, पहले ये जान लो। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या होता है? दोनों चीजें, ठीक, चाहे विधायिका के कानून हो, चाहे विधायिका के द्वारा निर्मित कोई कानून हो, या कार्यपालिका के कोई आदेश हो,
दोनों स्तर पर। विधायिका का निर्मित कानून यानी राज्य विधानसभा या संसद के माध्यम से, कार्यपालिका के द्वारा दिए गए जो भी आदेश होते हैं, नियम विनियम होते हैं, सूचनाएं होती हैं, इन दोनों को ये चेक करना यानी उनकी संवैधानिकता की जांच करना। एक हिंट छोड़ के जा रहा हूं, इसके बारे में जहां से भी कंटेंट मिले आप पढ़िएगा, वो है संवैधानिक नैतिकता के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बार चर्चा में इस वर्ष रहा है, तो सवाल प्री के भी बन सकते हैं और मेंस तो शायद वो पेपर 4 तक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू क्या हुआ कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों की जांच करना या कार्यपालिका के द्वारा दिए गए आदेशों सूचनाओं की जांच करना कि वह संविधान सम्मत है या नहीं। सीधी सामान्य भाषा में हर देश में होता है, जहां पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, वो खासकर जहां पर संवैधानिक सर्वोच्चता होती है, तो वहां पर तो होता है, और साथ ही में लेकर लिखित संविधान है। तो किस किस के पास भारत में दिया गया है, ये बात पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, समस्त न्यायालयों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक, तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, पुनरावलोकन की शक्ति या सीधी बात है जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, वो भारत में हायर जुडिशरी के पास है। ये हिंट है आप लोगों को। हायर जुडिशरी में 2 आते हैं, पहला कौन हो गया, वो हो गया आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो विकल्प हमारा कौन सा सही जाएगा, वो है बी सही चला जाएगा। अगला सवाल है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनरावलोकन या पुनर्विलोकन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी सीधे से बात बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई आदेश देता है तो उसको रिव्यू कौन कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश को रिव्यू करने का अधिकार प्राप्त है, पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है नहीं है। ठीक, ये सारे अधिकार न्यायालय के ही होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय भारत में सबसे बड़ा है, तो सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ आप किसके पास जाओगे, सर्वोच्च न्यायालय के पास ही जाओगे, बात ध्यान रखना। ठीक, तो जो बी विकल्प हमारा है वो सही है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। सीधी सी बात है, ना मंत्रिमंडल के पास है, ठीक है, ना राष्ट्रपति के पास है, ना संसद के पास है। संसद के पास ये है कि वो पलट सकता है उसके जजमेंट को, क्योंकि केवल ये नहीं है कि कोई भी शासन का कोई भी अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अनन्य अधिकारिता ना रखें या तीनों निरंकुश ना हो पाए, इसके लिए ये व्यवस्था की गई थी कि दोनों में सब में एक शक्ति संतुलन बना रहे, तीनों में क्या हो, शक्ति संतुलन बना रहे, ये व्यवस्था की गई थी, सीधी सी बात। और शक्ति संतुलन बना रहे तो ऐसे में अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई कानून बनाता है, कानून बनाने का मतलब क्या हो, कोई आदेश जारी करता है, तो संसद उसके खिलाफ एक नियम या विधेयक पारित करके उस निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर सकती है, लेकिन उसके जजमेंट को रिव्यू नहीं कर सकती। दोनों में अंतर होता है। अगला सवाल है कि भारत के संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। बहुत आसान सवाल है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। संघीय न्यायालय की अगर बात करते हैं हम, तो ये 1935 के अधिनियम में, जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उसमें इसको प्रावधान किया गया था और 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल क्या है कि मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के जजों की संख्या क्या होगी, 32, 30, 28, 26। खैर, पुराना क्वेश्चन है तो इसको हम हटा करके बात करते हैं। वर्तमान में जाहिर सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय में जजेस की संख्या कितनी होगी ये तय कौन करता है, ये संसद करती है। ठीक, मंत्रिमंडल का अपना विनिश्चय होता है, उसके हिसाब से वह तय करती है। संविधान का अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 124 है, उसके माध्यम से तय करती है कितनी होंगे। वर्तमान में क्या है, हम वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में सदस्य संख्या है वो 33 + 1 है, यानी 33 + 1 का मैं 34 कह सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना 33 + 1 कहने का मतलब होगा एक भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, सीजीआई होगा, और उसके अलावा 33 अन्य न्यायाधीश होंगे।
वर्तमान संरचना ये है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 2008 में क्या थी, 9 में क्या थी, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जजेस की संख्या कितनी है, वह 34 जजेस है। ठीक, सवाल यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अगर हम नियुक्ति की बात करें तो जितनी भी नियुक्तियां हैं ये प्रशासनिक शक्ति है राष्ट्रपति की। नियुक्तियों के संबंध में केंद्र सरकार के तो सारी नियुक्तियां कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। चाहे सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश की बात हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश की बात हो, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात हो। फिर से वही आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ यानी एडहॉक पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो वो नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक, अच्छा ये सब यहाँ गलत हुआ, प्रधान तंत्री नहीं होता है। ठीक, वो तंत्र विद्या में माहिर नहीं होते हैं। हालांकि कभी कभी लगता है मोदी जी इस तरफ उनका रुझान है तंत्र मंत्र साधना में, कभी तपस्या उपस्या करने चले जाते हैं इधर उधर। तो मुझे लगता है किसी दिन वो कामाख्या मंदिर भी बैठेंगे और वहां पे तंत्र साधना करके आएंगे और विपक्ष को सम्मोहित कर लेंगे। ठीक, प्रधान तंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। कौन करता है, राष्ट्र, ये दो हटा दो, करेगा राष्ट्रपति, बचे कौन, ये बात ध्यान रखना। तदर्थ न्यायाधीश उनको कहते हैं कि जब संख्या की आवश्यकता हो और सही से नियुक्ति ना हुई हो पूरी तरीके से, तो ऐसे में कुछ न्यायाधीशों को बुलाया जाता है कार्य करने के लिए एडहॉक बेसिस पर। तो कौन करेगा, करेगा राष्ट्रपति, सहमति होनी चाहिए। करेगा फिर कौन, मुख्य न्यायाधीश बुला सकता है, राष्ट्रपति इन्वॉल्व होगा, ये बात ध्यान रखना। सामान्यतः राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन तदर्थ में आ जाओगे आप तो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा, लेकिन सलाह किससे लेगा, वो राष्ट्रपति से लेगा। अगला सवाल क्या है कि संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। एडहॉक बेसिस पे न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान की बात करते हैं हम तो अनुच्छेद 124 में है, क्योंकि 126 में है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना दी गई है। 127 में कार्यवाहक, ठीक, सॉरी 127 नहीं होगा, 126 नहीं होगा, 127 होगा। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक, 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना दी गई है। ये बात ध्यान रखना कि कितने जजेज होंगे, कैसे होंगे 124 के तहत। अगला सवाल, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और संविधान की और कानूनों की रक्षा करूंगा। ये कसम किसके द्वारा खाई जाती है, सवाल आपसे ये पूछा गया। ये शपथ कौन लेता है। ठीक, जिसकी बात कर रहे हैं वही लेता होगा, क्योंकि हम न्यायपालिका पढ़ रहे हैं तो यहाँ तुक्का लगाया जा सकता है। ये शपथ कौन लेता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश लेता है। जरूरत नहीं है भाई कि सारे शपथ आप याद करो कि अनुसूची जाओ और वहाँ पे जितने भी शपथ और प्रतिज्ञा ओथ एंड अफर्मेशंस दिए गए हैं उनको रट्टा मारो। ठीक, कभी कभार पूछ लिया जाता है, पता चल जाता है कौन है। अगला सवाल क्या है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। ठीक, कि अगर हम पीठ, एक शब्द होता है उसको बोलते हैं पीठ, अंग्रेजी में इस शब्द को बोलते हैं बेंच। जजेस की संख्या के आधार पर पीठ बनाए जाते हैं। अगर एक जज है तो उसको हम एकल पीठ कहते हैं, अगर दो जज हैं तो उसको हम खंड पीठ कहते हैं। ठीक, अगर उसको 3 जज हैं तो उसको हम फुल बेंच या पूर्ण पीठ कहते हैं। एक और प्रकार होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ। जब कभी भी संविधान से संबंधित कोई मसला आता है या मामला आता है तो संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है, तो उसमें 5 या उससे अधिक जजेस की नियुक्ति की जाती है, उनको बैठाया जाएगा संवैधानिक पीठ पर। तो कितनी होनी चाहिए, पूछा गया संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले के बारे में, तो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 5। अधिकतम तो 3300-3400 बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि कम से कम कितने, 5। अगला सवाल,
कि उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के अनुमोदन से, उच्चतम न्यायालय के मेजॉरिटी से, संसद के अनुमोदन से, या राज्य विधानमंडल के अनुरोध पर, किसके माध्यम से अन्य जगह पर वह सुनवाई कर सकता है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद संबंधित है अनुच्छेद 130 से, और यह स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली में होगी। उसके अलावा जहां पे वो बैठ जाए वहीं पे सर्वोच्च न्यायालय होगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई जज रेलवे स्टेशन पे बैठ करके बात करना शुरू करे तो वो उसका पीठ हो जाएगा, वही उसका स्थान हो जाएगा, कार्यस्थान। ठीक, तो यह राष्ट्रपति के अनुमोदन से जा सकता है, किसी भी स्थान पर सुनवाई कर सकता है। और हमेशा से ये डिमांड की जाती रही है, क्योंकि भाई दिल्ली में है, कर्नाटक से एक आदमी अपने केस की सुनवाई करने के लिए दिल्ली आएगा, तो कई बार ये बात की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय को क्या किया जाए, 4 अन्य जगहों पर उसकी एक पीठों का रखा जाए उसको। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रधान पीठ इलाहाबाद में है, खंडपीठ आपकी लखनऊ में है, तो जो 2 हो गई। उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को भी ऐसे बनाया जाए जहां पर चारों क्षेत्रों में भारत के 4 अन्य पीठों की स्थापना की जाए, प्रधान पीठ उसकी दिल्ली में ही रहे। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय हमेशा प्रशासनिक एकता के संदर्भ में या प्रशासनिक विखंडन के संदर्भ में इस बात को हटा देता है या टाल देता है, वो नहीं चाहता है ज्यादा हस्तक्षेप। पता है ना, सर्वोच्च न्यायालय बहुत खतरनाक संस्था है। उसका सीधा सा फंडा, भाई तुम हमारे अंदर हस्तक्षेप ना करो, बाकी मैं दुनिया सही कर दूंगा, मैं खुद नहीं सही होऊंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भाषा ये है। इतनी छुट्टी मारते हैं लोग, 4 महीने छुट्टी पर रहते हैं, 3 महीने, और हमेशा रोना है इनका कि जज कम है, बढ़ाओ, और कुछ लोगों को सेटल करना है। ठीक, हालांकि ये क्लिप मेरी उस तक पहुंच गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक, तो मुझ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देगा। अगला सवाल क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है किसको? भाई जो नियुक्ति करेगा वही पद त्यागेगा, जाहिर सी बात है। ठीक, कि अगर नियुक्ति हमारी राष्ट्रपति मान लो अनुसार है, अगर वो हमको नियुक्त कर रहे हैं तो पद त्याग हम किसको बताएंगे? बुलाए हुए हैं तो जाने से पहले भी तो उन्हीं को बताएंगे। मामक घर गए हैं तो मामक को बता के जाएंगे, वो कौन बताने थोड़ी जाएंगे। अगला सवाल क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? जो भी कोई भी वेतन निर्धारण हो, कुछ भी हो, करेगा संसद ही। कानूनी प्रक्रिया जो भी होती है वो संसद करती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग है, बहुत दूर की बात है, क्योंकि राष्ट्रपति खुद का वेतन निर्धारण संसद से करवाता है या संसद ही करता है। प्रश्न क्या है कि मौलिक ढांचा किसको घोषित किया है? अनुउल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया है 32, 227, 226, 245। समस्या यह है कि इन सब के बारे में जानना होगा। अनुच्छेद 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है। जिसके माध्यम से 5 रिटें दी गई हैं और 5 रिटों के माध्यम से आप कार्य चलाते हैं। 226 में हाई कोर्ट की रिट दी गई हैं, तो 2 तो हो गए अनुल्लंघनीय ढांचा, क्योंकि ये दोनों चीजें किससे संबंधित हैं? क्या कहते हैं, मूल अधिकारों से संबंधित हैं, और या जुडिशियल रिव्यू से संबंधित हो जाती हैं। 227 है जो न्यायिक अधीक्षण की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक अधीक्षण की शक्ति है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर वो जुडिशियल सुपरविजन का कार्य करेगा, सीधी सी बात। 245 की बात की जाए, अनुच्छेद 245 जो है वो विधानमंडलों के, ठीक, विधायी शक्तियों के विस्तार से संबंधित है कि संसद चाहे तो विधानमंडल की विधायी शक्तियों का विस्तार कर सकता है। ये चीज मूल ढांचा नहीं है, बाकी अन्य सारी चीजें मूल ढांचा है, क्योंकि 32, 226 डायरेक्ट संबंधित है जुडिशियल रिव्यू से, और न्यायिक पुनर्विलोकन मूल ढांचा है। 227 जुडिशियल सुपरविजन की बात करता है, तो भी उसका मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। अगला सवाल क्या है कि केंद्र तथा राज्य विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। ठीक,
परामर्शदात्री यानी एडवाइजरी, अपीलीय यानी अपीलाइट, संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रारंभिक यानी ओरिजिनल। तो देखो, मेन काम सर्वोच्च न्यायालय का यही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 कौन सा है? 131 सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता की बात करता है, क्योंकि भारत की प्रकृति संसदीय होने के साथ साथ संघीय है। कैसी प्रकृति है? संघीय है। अब संघीय होने में जाहिर सी बात है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा। अगर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा तो ये डर हमेशा रहेगा, क्योंकि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है तो केंद्र राज्यों की शक्तियों का हनन ना करे या उसको हड़प ना ले। तो संघीय होने के कारण जो उसका मेन काम है सर्वोच्च न्यायालय का, वो ध्यान रखना। बाकी और अदर काम तो चलते रहते। पहला कि केंद्र वर्सेस राज्य या राज्यों, यानी एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ कोई एक राज्य सरकार है या कई राज्यों की सरकार है। अगला क्या हुआ? राज्य या राज्यों वर्सेस राज्य या राज्यों। एक तरफ एक राज्य सरकार है, दूसरी तरफ एक राज्य हो सकती है, अनेक हो सकती है। एक तरफ भी एक राज्य, दूसरी तरफ, यानी राज्य और राज्य के बीच के जो झगड़े होंगे। और तीसरा है एक तरफ केंद्र और राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो, इनका झगड़ा किसी राज्य से हो जाए या कई राज्यों से हो जाए, यानी शक्ति विभाजन को लेकर के। इसका मेन काम यही है, केंद्र और राज्य के मध्य झगड़े का निपटान करना, क्योंकि न्यायपालिका का काम विवादों का निपटान है। अगर इनके मध्य कोई विवाद होता है तो अनुच्छेद 131 के तहत उसकी आरंभिक अधिकारिता का ध्यान रखना कि इसकी सुनवाई कोई अन्य कोर्ट नहीं कर सकता। इसकी सुनवाई केवल और केवल कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे नहीं जा सकते हो कि चलो यार भारत सरकार के खिलाफ केस कर देना है। भारत सरकार के खिलाफ आपको केस करना है तो आप कहाँ पे जाओगे? 131 के अंतर्गत जाओगे। 131 के अंतर्गत किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास जाओगे। लेकिन एक पॉइंट और भी ध्यान रखना कि 131 के तहत हम लोग केस नहीं कर सकते हैं, सरकारें सरकार के खिलाफ केस करें। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो केंद्र सरकार पर केस कर सकती है 131 के तहत, नागरिक चाहे तो वो नहीं कर सकता है। तो इतना ध्यान रखना, ये आरंभिक अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता है किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। अगला सवाल क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है? अगर कोई संवैधानिक विवाद आता है तो उसके संबंध में अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है। तो कौन सा है वो? 131 पहले बताया, उसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, मूल अधिकारिता है। 132 संवैधानिक मामलों में अपीलीय है। अपीलीय है लेकिन कौन से मामलों में? संवैधानिक मामलों में। यानी यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं कि हमारे जो मतलब मान लो क्या होगा कि संविधान की कोई भाषा हमको समझ नहीं आई तो सर्वोच्च न्यायालय से कह देंगे काम करो भाई साहब, पढ़ के बता दो। ठीक, तो पढ़ के बता देगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। ठीक है। ये अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। ठीक है। ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट करने पर सलाहकारी अधिकारिता रखता है। ठीक है। इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। ठीक, इन सब के बारे में क्या है? पहला क्या है कि जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति नहीं। अनन्य शक्ति होने का मतलब है कि वो शक्ति केवल इसके पास है। ठीक है, जहां कभी भी ऐसा शब्द प्रयोग किया जाए, अनन्य शक्ति होने का मतलब है केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और अभी हमने बात की थी कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी मूल अधिकारों पर जारी कर सकते हैं। इवन हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय से
ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना। तो ये गलत है, बाकी सारे सही, मतलब ये गलत होने का मतलब कि इस विकल्प में ये सही है। अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं मनन क्षेत्राधिकार रखता, सही बात है। कि किस प्रकार का उसका शासन चलेगा, प्रशासन चलेगा, कौन देखेगा, यह सर्वोच्च न्यायालय स्वयं तय करेगा। अंतर शासकीय और क्या राष्ट्रपति के कानून या प्रश्न पर उसको निर्दिष्ट करने पे राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत कोई प्रश्न उठाता है तो वो उसका निर्णय कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। और साथ ही अपने निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार, क्योंकि भाई इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट चले जाओगे, हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्या इंटरनेशनल कोर्ट जाओगे, नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट ही जाओगे। क्यूरेटिव पिटीशन है, ठीक, रिव्यू पिटीशन है, या आप पुनर्विचार याचिका जारी करोगे, मतलब दायर कराओगे, या तो आप क्या करोगे, दो सहारी याचिका के माध्यम से। अगला सवाल क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है, ठीक। क्या क्या है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री अधिकार से संबंधित? सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है, विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है। ये पूछा गया है अनुच्छेद 100 क्या कहते हैं 43 के तहत। किसके मामले? सभी संवैधानिक मामलों में नहीं देता है, ठीक है। पहला, विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को नहीं देता, सीधी सी बात है। यह राष्ट्रपति से संबंधित है कि राष्ट्रपति को, यदि, पहली चीज ध्यान रखना, सार्वजनिक महत्व का हो, कानूनी या तथ्यात्मक मामला हो। दूसरी चीज है, तथ्यात्मक के साथ एक काल्पनिक भी हो सकता है। अगर उसके दिमाग में ऐसा कुछ आता है जिस पर उसको ये लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय से एक बार पूछना आवश्यक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान पढ़ने की खुली आजादी है, इंटरप्रिटेशन करने की आजादी है, तो राष्ट्रपति निर्देशित कर सकेगा कि सलाह मांगो। हालांकि ये ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय कोई भी सलाह देगा तो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगी, या फिर राष्ट्रपति उसको निर्देशित करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होगा कि वो उसको सलाह दे ही और या राष्ट्रपति माने ही। दोनों अवस्थाओं पे वॉलेंट्री। जैसे हम लोग आपको सलाह देते रहते हैं, पढ़ते रहिए, आप लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, आपकी मर्जी है। अगला सवाल, कौन सा एक सही है, विचार करना, बताना है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, ये मूल एवं अपीलीय रखता है, ये परामर्शदात्री अपीलीय रखता है, सब रखता है भाई। मूल है केंद्र राज्य संबंधित विवादों में, अपीलीय है संवैधानिक मामलों पर अपीलें हैं, सिविल मामलों पर हैं, क्रिमिनल मामलों पर हैं, और परामर्श संबंधित तो अभी हमने बात की कि परामर्शदात्री संबंधी भी अपीलीय अधिकारता इसके पास है, वो अपीलीय नहीं, परामर्श संबंधी। अगला सवाल क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। भाई कमेंट कर लेना इसको, कितनी बार इस पर बात की जाए। सवाल अगला कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। इसके सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, इसे अपनी अवमानना करने के लिए दंडित करने की शक्ति है, या इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। किस आधार पर इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर दी गई है? तो सारे सही हैं, लेकिन कौन ज्यादा सही है? तो ज्यादा सही है कि इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। हालांकि चौथा विकल्प गलत है। बाकी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है, उसका अभिलेख रखना होता है, बातें सही हैं, लेकिन ज्यादातर सही कौन सा है? वो बी हमारा सही। अगला सवाल है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है। ठीक है यार, लाभ का पद भारतीय ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात की जाती है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री है या सरकार में शामिल है तो किसी लाभ के पद पर नहीं रह सकता है, ठीक। ये आपको भारतीय संविधान में वर्णित किया गया इस चीज को लेकर के। संविधान में नहीं है, लाभ का पद लिखा गया है, लेकिन लाभ का पद परिभाषा कौन होगा ये कहीं पे वर्णित नहीं है, ना मंत्री परिषद द्वारा ना संसद द्वारा। इसकी परिभाषा दी गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, क्योंकि परिभाषा देने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। अंतिम सवाल आज का, प्रश्न संख्या 800 कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? ठीक,
किसके माध्यम से सक्षम हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो क्या है कि प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर के पढ़ना। देखो, जब भी समाजवादी शब्द की बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हम ज्यादातर बात करेंगे किस पर? आर्थिक न्याय पर बात करेंगे। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता होगी, यानी कोई भी पद का सृजन किया जाएगा या बनाया जाएगा तो उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 राज्य अधीन सेवाओं में नियोजन से संबंधित है, राज्य की नौकरियों में। तो जाहिर सी बात है, अगर तीनों चीजों को मिला करके हम पढ़ेंगे, समाजवादी आर्थिक न्याय है, कानून के समक्ष समानता है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी प्रकार के भेदभाव न करने की बात कही गई है, तो जाहिर सी बात है मिला करके पढ़ोगे तो सीधा क्या मतलब निकलेगा? समान कार्य के लिए समान वेतन। मैं टीचर हूँ तो चाहे कोई एक महिला टीचर हो तो उसके लिए काम एक जैसा है तो वेतन एक जैसा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो डी सही जाएगा कि तीनों को मिला करके पढ़ोगे तो आपका न्याय निगमन ये निकल जाएगा। ठीक, तो समाप्त करते हैं आज के सत्र को और मेहनत करते रहिए, बाकी देखा जाएगा जो होगा। आयोग अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, हमारा काम है केवल केवल पढ़ना। ठीक, धन्यवाद, शुभ रात्रि।